हेलो डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 9th केमिस्ट्री के साथ। पिछले लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पार्ट 1 में हमने स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी को देखा था। ये जो पार्ट 2 का वीडियो होगा इसमें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम खास करके डील करेंगे, जिसमें थॉमसन का मॉडल होगा, रदरफोर्ड का मॉडल होगा और बोहर्स मॉडल होगा। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सब के वीडियो लेक्चर्स इंग्लिश और हिंदी मीडियम में 100% फ्री में अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद आपको कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, ना ही कोई दूसरी फीस पे करनी पड़ती है, क्योंकि यहां सारी चीजें 100% फ्री है, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 2। सबसे पहले अगर हम देखें आज स्लाइड को तो हमारे सामने आता है थॉमसन का मॉडल। जे थॉमसन वाज द फर्स्ट पर्सन टू प्रपोज अ मॉडल ऑफ एटम। सबसे पहली बार जे थॉमसन ने मॉडल ऑफ एटम को प्रपोज किया था। तो ये जो सामने हमें दिख रहा है ये उनका मॉडल है, जिसमें उनने ये बोला था कि जो ये स्फीयर है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और जो बीच बीच में नेगेटिव चार्जेस हैं वो उसमें एम्बेडेड है। इस मॉडल को हम 2-3 नाम और देते हैं, जैसे कि ये देखिए क्या दिख रहा है, क्रिसमस पुडिंग। जो क्रिसमस के टाइम वो पुडिंग बनती है, केक बनता है, उसके जैसा मॉडल। इसको क्रिसमस पुडिंग, प्लम पुडिंग, एप्पल पाई या फिर वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो देखिए, हम देखें जब क्रिसमस पुडिंग की बात करें तो क्रिसमस पुडिंग भी जो है वो ऐसा गोल दिखता है और उसमें जो बीच में जो ब्रेड वाला हिस्सा है, जो पूरा खाने वाला जो हिस्सा है, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। वो पूरा जो स्फीयर है वो पॉजिटिव चार्ज का है। और उसके बाद जैसे उसमें ब्लैक करेंट्स या फिर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट पड़े होते हैं ना केक में बीच बीच में फंसे हुए, वैसे ही इस मॉडल में नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है। तो इसको बिल्कुल उसी तरीके से माना जाता है जैसे कि क्रिसमस पुडिंग होता है। अगर हम वाटरमेलन की बात करें तो वाटरमेलन में जो रेड वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं। तो वाटरमेलन की बात करें तो वो एक एटम है, उसमें जो रेड वाला हिस्सा है दैट इज द पॉजिटिव चार्ज, और जो सीड्स है, जो बीज है, वो नेगेटिव चार्जेस हैं। इस तरीके से नेगेटिव चार्ज बीच बीच में लगा होता है। और एक चीज ये भी बोला जाता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो बिल्कुल इक्वल है एक दूसरे से। इसका मतलब कि जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। ऐसा जे थॉमसन ने मॉडल में अपने बोला था। सो ये जो मॉडल है वो यही बताता है। देखिए लिखा भी हुआ है स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब वो पूरा क्लाउड है पॉजिटिव चार्ज का और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बीच बीच में एम्बेडेड है इस मॉडल में। ओके, नाउ लेट्स कम टू द टेक्स्ट दैट थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ अ क्रिसमस पुडिंग। इसे क्रिसमस पुडिंग माना गया। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे है, वर लाइक currents, the dry fruits in a spherical Christmas pudding। जो क्रिसमस पुडिंग में ड्राई फ्रूट्स होते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। लाइक अ वाटरमेलन द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक द रेड एडिबल पार्ट of the watermelon, while the electrons are studded in the positively charged sphere like the seeds in the watermelon। so जो electrons है वो seeds हैं और जो positive charge है वो red वाला edible part है जिसको खाया जा सकता है। okay, so this is the Thomson's model of atom। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब थॉमसन ने क्या क्या चीजें प्रपोज करी, चलिए वो देखते हैं। एक एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर से बना होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो है वो इक्वल है। सो एज अ होल द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एज अ होल जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसका मतलब ना एटम पे पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव है, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है और नेट चार्ज जीरो हो जाता है। नेट चार्ज जीरो। ओके, सो हमारा ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट आता है कि थॉमसन का मॉडल है वो ये एक्सप्लेन करता है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और जो एक प्रॉब्लम अब यहां पे आई वो ये थी कि बाद में रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और रदरफोर्ड ने थॉमसन का जो मॉडल था हमारा ये वाला, जिसमें पूरा स्फीयर पॉजिटिव था और बीच बीच में नेगेटिव चार्जेस इस तरीके से बैठे हुए थे, इस मॉडल को सही मानते हुए रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट इस मॉडल के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं जमा। तो यही प्रॉब्लम रही जिसके कारण थॉमसन का मॉडल रिजेक्ट हो गया। ओके, सो देखिए थॉमसन्स मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैरीड आउट बाय अदर साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल। जो दूसरे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए वो इस मॉडल के हिसाब से नहीं जम पाए और ये मॉडल रिजेक्ट हो गया। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट आता है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। ये रदरफोर्ड का मॉडल है। रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था वो एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड दिया था, ठीक है। सो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था कि जैसे ये जो डायग्राम दिख रहा है बेसिकली ये उसका एक ओवरव्यू है उसके मॉडल का, ठीक है, कि क्या हुआ था, मगर एग्जैक्टली मॉडल में क्या यूज किया गया था। देखिए उनने एक प्रोजेक्टर यूज किया था। ये प्रोजेक्टर जो है इससे वो अल्फा पार्टिकल्स निकालना चाहते थे। बीच में उनने एक स्लिट लगाया था। स्लिट का मतलब होता है एक ऐसा पार्ट या एक ऐसा स्ट्रक्चर जो एक बहुत पतला सा रास्ता देता हो। उनने एक स्लिट लगाया था जिसमें एक छोटा सा रास्ता था बस, और ज्यादा बड़ा रास्ता नहीं था। सो बहुत छोटा सा रास्ता था जिसके थ्रू कोई भी चीज जा सकती है। आगे उनने क्या किया था, इस तरीके से जिंक सल्फाइड की एक प्लेट लगाई थी। ये जिंक सल्फाइड की फिल्म है जो चारों तरफ उनने लगाई, और बीच में इस तरीके से गोल्ड की फॉइल लगा दी। ओके, सो एक मिनट, हम जरा इस गोल्ड फॉइल को थोड़ा सा ढंग से बनाएं। इस तरीके से एक गोल्ड फॉइल उनने बीच में लगा दी। यह था रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ये मॉडल नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब रदरफोर्ड ने यहां पे क्या चीजें यूज की थी, रदरफोर्ड का मेन जो यूज था दैट वाज अल्फा पार्टिकल्स। ओके, सो हम यहां लिखते भी हैं दोज आर अल्फा पार्टिकल्स। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहां पे लिखा भी हुआ है रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स यूज करे। अब ये अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैं डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस। ओके, सो अगर मैं बोलूं डबली चार्ज्ड हीलियम आयन, इसका मतलब क्या कि भाई ये जो हीलियम है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है। ये हीलियम जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है 2 प्रोटॉन है। तो हमने क्या किया, 2 प्रोटॉन्स को तो वैसा का वैसे ही रहने दिया, इसके इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए। इलेक्ट्रॉन हमने हीलियम के निकाल दिए। अब जब आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो बचा क्या, सिर्फ 2 प्रोटॉन। इसका मतलब ये कि हीलियम का सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस बचा। कैसे, अभी का जो मॉडल है स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो किसके हिसाब से चलता है कि जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि देखिए इफ दिस इज द न्यूक्लियस, ये अभी के मॉडल की बात कर रहा हूं, उसके बाहर एक शेल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिवॉल्विंग। और ये जो बीच में आपको सर्कल दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बीच में भाई मुझे 2 पॉजिटिव दिख रहा है और बाहर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है जिन पे नेगेटिव चार्ज है। अब हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स हटा दिए, और हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये पूरा शेल चला गया। बचा क्या हीलियम का, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस। हीलियम का क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस। सो हम बोलेंगे He2+, यह हमारा अल्फा पार्टिकल है। सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस, इसको अल्फा पार्टिकल बोला जाता है। इज इट क्लियर? अब इन अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करना शुरू किया। इसका मतलब क्या कि हम फेंकना शुरू किया, प्रोजेक्ट करना शुरू किया। अब वो कैसे किया, सबसे पहले वो देखिए आप, हमने वही सेम एक प्रोजेक्टर लिया हुआ है। ओके, यहां डायग्राम बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस डायग्राम के नीचे ही एक कंस्ट्रक्शन पूरा मैं बताना चाहता हूं, ठीक है। अब यहां देखिए, ये हमारा स्लिट है। ओके, ये हमारा स्लिट है, ये हमारा प्रोजेक्टर है, ये हमारी जिंक सल्फाइड की पूरी एक फिल्म है। ओके, दिस इज द फिल्म ऑफ जिंक सल्फाइड एंड दिस इज द गोल्ड की फॉइल। अब बात यह आती है कि यहां गोल्ड फॉइल क्यों ली गई। हमें क्या करना था, हम यह चाहते थे कि जब यहां से अल्फा पार्टिकल्स को हम आगे भेजें तो अल्फा पार्टिकल जाएगा, गोल्ड की फॉइल से टकराएगा और टकरा के इधर उधर चला जाएगा। इसलिए मुझे क्या चाहिए था, थिनेस्ट फॉइल चाहिए थी। और ऐसा बोलते हैं कि जो गोल्ड है इट इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल। इसका मतलब यह कि गोल्ड की आप थिनेस्ट फॉइल अगर किसी मेटल की बना सकते हो तो वो गोल्ड है। Okay, so gold is the most malleable metal because of which it was taken here। और एक और रीजन था कि गोल्ड जो होता है वो केमिकली इनर्ट होता है। केमिकली इनर्ट का मतलब होता है कि वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता।
जैसे अगर मैंने ये गोल्ड पहन के रखा हुआ है तो ये जब से पहना है आज से 3-4 साल से, तब से लेके अभी तक ऐसा है, इसकी शाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना इसके कोई रंग में डिफरेंस आया ना कुछ। वहीं पे अगर मैं लोहा पहना होता या कॉपर पहना होता तो लोहा तो जंग लग के लाल हो गया होता, कॉपर हरा पड़ गया होता, पर क्योंकि गोल्ड नॉन रिएक्टिव होता है, वो रिएक्ट नहीं करता, तो इस कारण हमने यहां लिया कि भाई कोई दूसरी रिएक्शन हमें देखने को ना मिल जाए, तो हमने गोल्ड लिया। तो गोल्ड ने हमारे दो काम कर दिए, एक तो वो बहुत थिन शीट बना देता है, दूसरी चीज ये कि जो गोल्ड होता है वो रिएक्ट नहीं करता। और ये जो हमने गोल्ड की फॉइल ली है, दिस इज जस्ट 1000 एटम्स थिक, ये सिर्फ और सिर्फ 1000 एटम्स थिक फॉइल है, उससे ज्यादा थिक नहीं है, ये 1000 एटम्स की थिकनेस है। और 1000 एटम बहुत कम होता है, मतलब जो हमारे कॉपी की जो पन्ना होता है ना, उससे भी थिन, वो पन्ने में कईयों लाखों बंडल्स होंगे उसमें एटम्स के, बट हमने जो गोल्ड फॉइल ली है वो सिर्फ 1000 एटम्स थिक ली है। ये हमारी सबसे अच्छी चीज थी। सो रदरफोर्ड ने ये किया। अब रदरफोर्ड ने शुरू क्या किया, रदरफोर्ड ने बॉम्बार्ड करना शुरू किया। बॉम्बार्ड मतलब वो यहां से उनने रेज निकाल, वो अल्फा पार्टिकल्स को छोड़ना शुरू किया। अब हमने इस स्लिट क्यों लगाई है कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन में अल्फा पार्टिकल्स जा सके, तो बिल्कुल वही हुआ कि एकदम स्ट्रेट लाइन में अल्फा पार्टिकल्स गए। ओके, गए, टकरा के कुछ इधर डिफ्लेक्ट हुए, कुछ टकरा के इधर डिफ्लेक्ट हुए, कुछ पीछे चले गए, कुछ इधर चले गए। ये अल्फा पार्टिकल्स के मैं आपको रास्ते बता रहा हूं कि वो कहां कहां गए, ठीक है। कुछ जो थे वो थोड़े से एंगल से इधर गए, कुछ जो थे वो इधर भी गए, और कुछ ऐसे थे, या कुछ नहीं मैं बोलूं कि ज्यादातर ऐसे थे जो सीधा सीधा निकल गए इस तरीके से। ओके, सो इस तरीके से अलग अलग रास्तों में हमारे अल्फा पार्टिकल्स बिखरने लगे। अब सीधी सी एक बात है, जो थॉमसन ने मॉडल दिया था एटम का, वो सॉलिड एटम था, उसमें पॉजिटिव चार्ज का पूरा स्फीयर था और बीच बीच में नेगेटिव चार्ज उसमें एम्बेडेड थे। अब अगर वो मॉडल होता तो आप ये समझ लो ये थॉमसन का मॉडल है और मेरे पास एक बॉल है, मैं बॉल को फेंक के मारना चाहता हूं। अगर थॉमसन का मॉडल है, जो उन्होंने बोला था इतना बड़ा स्फीयर है और पूरे एटम्स अरेंज्ड है, तो बॉल जाएगी और टकरा के सीधा इसी तरफ को वापस आएगी, ना वो पीछे जाएगी, ना इधर डिफ्लेक्ट होगी, ना उधर होगी। आप दीवार पे भी सीधी बॉल मारोगे, अगर सीधी मारो, किसी भी एंगल में मारो, तो जिस एंगल में मारोगे वैसा का वैसे ही वो रिफ्लेक्ट होगी। ऐसा तो है नहीं कि सीधी बॉल हम मार रहे हैं और वो अपने आप इधर उधर जा रही है। अगर आप सीधी बॉल मारोगे तो वो सीधा वापस आएगी, सीधी मारोगे तो डिफ्लेक्ट इधर उधर ना हो, अगर प्लेन दीवार है तो कहीं डिफ्लेक्ट नहीं होगी। बट रदरफोर्ड को जो यहां पे एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट मिले वो जे थॉमसन के मॉडल से बिल्कुल अलग थे। जे थॉमसन के मॉडल के हिसाब से तो अल्फा पार्टिकल्स को सामने ही आना था, पीछे जाना ही नहीं चाहिए था, बट ये पीछे चले गए। यही सबसे बड़ा क्वेश्चन उठ गया थॉमसन के मॉडल पे, क्योंकि रदरफोर्ड ने तो उसको बिल्कुल स्टैंडर्ड मान के उसके हिसाब से काम किया था। उनने तो ये देखा अल्फा पार्टिकल इधर उधर जाने लगे, और 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा भी था कि वो इस रास्ते गया है, टकरा के इसी रास्ते वापस बैक आ गया। इसको बोलते हैं रिबाउंड होना, इसको बोलते हैं रिबाउंड होना। ऐसा गया और ऐसा का ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में वो वापस आ गया, तो रिबाउंड भी हुए पार्टिकल्स। अब यहां पे प्रॉब्लम ये आई कि थॉमसन का मॉडल तो पूरी तरीके से धराशायी हो गया, बर्बाद हो गया। अब रदरफोर्ड ने बोला कि भाई मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से अलग अलग तरह से मॉडल को डिफाइन करूंगा, डिस्क्राइब करूंगा। हालांकि डिस्क्रिप्शन पे जाने से पहले, यह समझाने से पहले, हम थोड़ा सा टेक्स्ट को देखते हैं कि एनसीईआरटी में पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं। Ernest Rutherford was interested in knowing how the electrons are arranged within an atom. Rutherford designed an experiment for this. इसके लिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया। In this experiment, fast moving alpha particles were made to fall on a thin gold foil. बहुत स्पीड में मूव होते हुए अल्फा पार्टिकल्स एक गोल्ड फॉइल के ऊपर गिराए गए। Okay, next he selected a gold foil because he wanted as thin a layer as possible. जितनी थिन हो सकती थी लेयर, उतना पॉसिबल लेयर हमें थिन चाहिए थी, इसलिए हमने गोल्ड फॉइल ली।
दूसरी चीज। तीसरी चीज, दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 1000 एटम्स थिक, सिर्फ 1000 एटम्स थिक थी वो, उससे ज्यादा थिक नहीं थी, तो काफी थिन फॉइल हमें मिल चुकी थी। नेक्स्ट, अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस। अब मैंने आपको ये बताया था कि डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस ये होते हैं अल्फा पार्टिकल्स He2+, जिसमें इलेक्ट्रॉन हटा दिया हो, सिर्फ प्रोटॉन प्रेजेंट हो। ओके, Since they have a mass of 4u, इनका 4u मास था, the fast moving alpha particles have a considerable amount of energy। ये हल्के भी थे, बहुत भारी नहीं थे, और हमें ना छोटे छोटे से पार्टिकल्स चाहिए थे, तो हीलियम को लिया गया और साथ में उसका मास भी अच्छा खासा था, तो इसलिए अल्फा पार्टिकल्स को हमने कंसिडर किया कि ठीक है भाई, इनमें एनर्जी भी अच्छी खासी होगी, चलो इसको यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट, इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम्स। यही एक्सपेक्ट किया गया था कि अल्फा पार्टिकल जाके टकरा के वापस आएंगे। आगे, सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वर मच heavier than the protons, he did not expect to see large deflections। और उनको तो large deflections की पहली तो उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि हमने ये सोचा था कि अल्फा पार्टिकल जो होगा उसमें 2 प्रोटॉन भी है न्यूक्लियस में, साथ ही साथ में 2 न्यूट्रॉन्स भी। अभी न्यूट्रॉन्स का कंसेप्ट आगे आएगा, तो न्यूट्रॉन्स भी थे, प्रोटॉन्स भी थे, उन्होंने ये सोचा था काफी हैवी है, टकरा के वापिस ही आएगा, इधर उधर नहीं जाएगा, बट यहां तो हमें इधर उधर जाता भी दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। फिर, बट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। जैसा कि आपको बताया कि जो ये अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, इसने बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देना शुरू कर दिए। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड। अब आ जाते हैं ऑब्जर्वेशन। जो पिछले वाला स्लाइड थी ना, उसमें पूरा सेटअप था कि कैसे किया, क्या किया। अब आ जाते हैं ऑब्जर्वेशंस की, ऑब्जर्व क्या किया। सबसे पहला, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स passed straight through the gold foil। most of the alpha particles जो थे वो gold foil से सीधा सीधा पास होके पीछे निकल गए। मैंने आपको ये बताया भी था कि सीधा सीधा पास होके पीछे निकल गए ज्यादातर। नेक्स्ट, some of the alpha particles were deflected by the foil by small angles। कुछ ऐसे भी अल्फा पार्टिकल्स थे जो छोटे छोटे एंगल्स से डिफ्लेक्ट हुए, जो छोटे छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। एंड नेक्स्ट वाज सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 particles appeared to rebound। 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो जैसा गया था वैसा का वैसा रिबाउंड हो गया। अच्छा, एक चीज और, ये जो फॉइल हमने पीछे, ये फॉइल तो नहीं, फिल्म बोलेंगे इसको, ये जो फोटोग्राफिक फिल्म हमने पीछे ली है, ये जिंक सल्फाइड से कोटेड है। वो जो फ्लोरेसेंस दिखाता है, हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में वो चीज पढ़ी थी। तो क्या होता है, जैसे ही अल्फा पार्टिकल जाके वो फिल्म से टकराता है ना, वहां वो ग्लो प्रोड्यूस करता है। अब अगर आप अंधेरे कमरे में ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आप अल्फा पार्टिकल को डाल रहे हो, अल्फा पार्टिकल टकरा के डिफ्लेक्ट, टकरा भी नहीं पाता है वो सही तरीके से। अभी आगे इसका कंसेप्ट हम आपको बताएंगे। तो अल्फा पार्टिकल जाता है, डिफ्लेक्ट होता है, और जहां जाके टकराएगा, जिस भी कोने में वो जाके फिल्म के टकराएगा, वहां ग्लो प्रोड्यूस करेगा, वहां पे ग्लो प्रोड्यूस करेगा। और ग्लो से हमें समझ आ जाएगा कि भाई अल्फा पार्टिकल इधर टकराया, इधर टकराया, फिर इधर टकराया। और जब अल्फा पार्टिकल गया, तो जब कहीं नहीं टकराया, इसका मतलब क्या कि वो गया और वापस ऐसे के ऐसे ही पीछे अपने उस रास्ते पे रिटर्न हो गया। ओके, सो ये रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशंस थे। आगे बढ़ते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ रदरफोर्ड, रदरफोर्ड के शब्दों के हिसाब से, दिस रिजल्ट वॉज ऑलमोस्ट as incredible as if you fire a 15-inch shell at a piece of tissue paper and it comes back and hits you। ये तो वही बात हो गई, मतलब रदरफोर्ड का कहना था कि ये इतना ज्यादा अविश्वसनीय था, मतलब अनबिलीवेबल था ये एक्सपेरिमेंट, कि हमने जो सोचा था वैसा तो हुआ ही नहीं। इसमें इतनी अलग और नई चीज देखने के लिए मिली कि मतलब ये बिल्कुल किसके समान है कि अगर हम एक फायर करें, 15 इंच का शेल फायर करें एक टिश्यू पेपर की ओर, और टिश्यू पेपर को वो जो हमने फायर किया हुआ शेल है ना, वो फाड़े ना, वो टकरा के हमें वापस लग जाए। मतलब इतना अनबिलीवेबल था। उनने ये ना कंपैरिजन किया है। कंपैरिजन वो ये करना चाह रहे थे कि ये बताना चाह रहे थे कि मैं इतना शॉक्ड हूं इस चीज को देख के कि अगर कोई ये देखेगा ना कि हमने गोली दागी और वो गोली गई जाके टिश्यू पेपर से टकरा के वापस हमें लग गई, बिल्कुल इसी तरह से अनबिलीवेबल ये एक्सपेरिमेंट रहा।
ओके, सो रदरफोर्ड का ऐसा कहना था अपने शब्दों में। अब रदरफोर्ड कंक्लूडेड फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दैट, अब रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन्स दिए, अभी उनने पहले ऑब्जर्वेशन बता दी, अब वो कंक्लूजन्स दे रहे हैं। उनने ये बोला कि क्योंकि, अब हम वापस से ना उस डायग्राम पे आते हैं, देखिए ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल वाला एक्सपेरिमेंट है, ये अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं बड़ी तेजी से। आप ध्यान से देखिए, ये अल्फा पार्टिकल्स मैक्सिमम आपको देखो पीछे तरफ जाती हुई लाइनें दिख रही हैं। वो पीछे तरफ जाती हुई लाइनें क्या बता रही हैं? कि पार्टिकल सीधा सीधा पीछे जा रहे हैं, एकदम सीधा सीधा पीछे चले जा रहा है, कोई दिक्कत, उसको कहीं रोक टोक ही नहीं है बीच में। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? थॉमसन ने तो बोला था कि पूरा मॉडल स्फीयर है, जो एटम है वो स्फीयर है, तो उसके खिलाफ ये चीजें चली गई। अब ये कुछ पार्टिकल्स सीधा पीछे चले गए, कुछ पार्टिकल्स देखो ये वाला ऐसा दिखा रहा है कि जाके टकराया और वापस आ गया, कुछ देखो आपको एंगल्स में भी दिखेंगे, कुछ एंगल्स में थे, है ना। इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको कुछ इस तरीके से देता हूं, देखिए ध्यान से। ये एक एटम है ना। एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो बीच में उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है ना, बीच में ये उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अब रदरफोर्ड के हिसाब से क्या होना चाहिए, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से क्या होना चाहिए? ऐसे पार्टिकल्स गए, अब अल्फा पार्टिकल तो खुद पॉजिटिवली चार्ज्ड थे, हमने देखा था ना, पॉजिटिव थे, वो इलेक्ट्रॉन तो हमने हटा ही दिया था, तो ये गए और न्यूक्लियस को टच भी नहीं कर पाए, यहीं से ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए। ये देखिए, ये गए, यहां से ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, जो यहां आया वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, जो यहां आया वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब डिफ्लेक्शन हुआ है, कोई जाके टकराया नहीं है, वो गया है, बहुत स्पीड में आया, और वो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी तो पॉजिटिव है, और जो अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं वो भी पॉजिटिव है। जब वो दोनों ऐसे पास में आए तो वो टकराने की बजाय ऐसे आया और यूं चला गया, फिर एक ऐसे आया, यूं चला गया। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें? कि पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, अल्फा पार्टिकल तो हमारा पॉजिटिव है ही, और मोस्टली हमने क्या देखा? सीधा सीधा पार्टिकल्स इस तरीके से निकल गए, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, मोस्टली पार्टिकल्स सीधे निकल गए, और जो बिल्कुल सेंटर में टकराया वह ऐसा का ऐसे ही वापस आ गया। ये रदरफोर्ड के मतलब मॉडल में ये चीजें हो रही थी एटम उसके एक्सपेरिमेंट में। चलिए अब ये देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। Most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particles passed through the gold foil without getting deflected. हमने क्या देखा? Most of the space atom की empty है, क्योंकि सीधा सीधा अल्फा पार्टिकल आके और निकल जा रहा है पीछे। अरे वो रुक ही नहीं रहा कहीं, थॉमसन के मॉडल के हिसाब से तो उसे रुकना चाहिए था, यहां वो रुका नहीं, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो पीछे सीधा सीधा निकल गए, ठीक है। नेक्स्ट, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। थॉमसन ने बोला था पूरा पॉजिटिव स्फीयर है, नहीं, अगर पूरा पॉजिटिव स्फीयर होता तो एक भी अल्फा पार्टिकल पीछे नहीं जा पाता, क्योंकि एक एटम, उसके नीचे दूसरा एटम, उसके नीचे दूसरा एटम, उसके नीचे दूसरा एटम जुड़े रहते। बट क्योंकि एम्प्टी स्पेस है, अल्फा पार्टिकल्स निकलते हुए पीछे चले गए। इससे हमें पता चला कि पहली बात तो ये कि पॉजिटिव स्फीयर है किसी एटम में, जो है वो पॉजिटिव स्फीयर है, और दूसरा चीज ये कि वो जो पॉजिटिव स्फीयर है जो एटम के अंदर है वो बहुत कम एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा है। मोस्ट ऑफ द स्पेस अराउंड द एटम इज एम्प्टी। अब वहां इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा होता है, उससे तो टकरा के निकल जाएगा अल्फा पार्टिकल, पता भी नहीं चलेगा, है ना। पता तब चलता जब वो न्यूक्लियस से टकराता। क्लियर हुआ? सो ये उसका दूसरा कंक्लूजन था। आगे बढ़ते हैं। A very small fraction of alpha particles were deflected by हमारे वो थोड़े थोड़े एंगल्स, ठीक है। अब ये 180 डिग्री, okay. A very small fraction of alpha particles were deflected by 180 degrees, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom. इसका मतलब ये, उनने ये बताया कि जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के बीच में कॉन्सेंट्रेटेड है। पॉजिटिव इधर उधर छिटका हुआ नहीं है, इधर उधर बैठा नहीं है, वो बीच में सेंटर में ही कॉन्सेंट्रेटेड है, और बाहर होंगे इलेक्ट्रॉन तो होंगे, है ना। नेक्स्ट, from the data he also calculated that the radius of the nucleus is about 105 times less than the radius of the atom. उनका ये कहना था कि न्यूक्लियस पूरे एटम से 105 गुना छोटा है। इतना अगर इतना सा न्यूक्लियस है, इससे 150 मतलब करीब करीब 105 गुना बड़ा हमारा एटम है,
वो इतना सा है तो एटम इतना बड़ा होगा। उनका मेनली कहना यह था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बीच में कॉन्सेंट्रेटेड है, इधर उधर नहीं है। ओके, नेक्स्ट, on the basis of his experiment, Rutherford put forward the nuclear model of an atom which had the following features. अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन। दूसरा हमने क्या पढ़े? ये रदरफोर्ड के कंक्लूजन। और अब तीसरा आता है जो उनने बोला कि भाई ये मॉडल के फीचर्स हैं, उनने अपना मॉडल प्रपोज किया। अब तो देखिए, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। उनने न्यूक्लियस के बारे में बताया कि भाई बीच में न्यूक्लियस होता है। ओके, नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। पूरे एटम का जो मास है वो उसके न्यूक्लियस में ही बैठा हुआ है, क्योंकि इतना भारी न्यूक्लियस है कि उसको अल्फा पार्टिकल नहीं हिला पा रहा। इतना स्ट्रॉन्ग अल्फा पार्टिकल जो दौड़ता हुआ आ रहा है वो उस न्यूक्लियस को बिल्कुल नहीं हिला पा रहा। इसका मतलब न्यूक्लियस भारी है, उसमें पूरा मास जो है वो न्यूक्लियस में ही है। ओके, नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में। एक सर्कुलर पाथ है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसा रदरफोर्ड ने बोला। ओके, नेक्स्ट, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। और उन्होंने यह भी बोला कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द एटम। तो वैसे भी न्यूक्लियस हमें जरा सा दिख रहा है, एटम बड़ा है। एटम तो कहां तक हो सकता है? ये न्यूक्लियस है, अब ये शेल, एक और शेल, एक और शेल, एक और शेल, जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा एटम है एज पर द इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं खुद की इच्छा से बड़ा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जितने हैं उसके हिसाब से एटम बड़ा होगा। बट एटम के साइज के मुकाबले न्यूक्लियस तो बहुत छोटू सा है। ठीक है, यह चीज रदरफोर्ड ने बोली। ओके, अब now I would expect you to just go through all the points once, pause the video and go through the points. चलिए तो बढ़ते हैं आगे। इसी के साथ देखते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। अभी भी वही दिया, ड्रॉबैक बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे पहले हम बनाते हैं हमारे रदरफोर्ड के द्वारा बनाया गया मॉडल। रदरफोर्ड का कहना था कि मॉडल कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, दूसरी चीज ये, रदरफोर्ड ने एक चीज बोली कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है एटम न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो एक क्वेश्चन उठा बाकी साइंटिस्ट की तरफ से कि अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल है और अगर वो रिवॉल्व कर रहा है किसी भी चीज के अराउंड, अगर एक चार्ज पार्टिकल है और अगर वो रिवॉल्व कर रहा है, दैट मींस वो एक्सेलरेट कर रहा है कंटिन्यू। अगर वो एक्सेलरेट करेगा तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा। दैट मींस कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है कंटिन्यूअसली। वो रिवॉल्व कर रहा है और एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। और अगर ऐसी बात है कि वो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है तो धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में डंप हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ऐसा साइंटिस्ट ने क्वेश्चन किया रदरफोर्ड से, और रदरफोर्ड इसका रिप्लाई नहीं दे पाए, इसका आंसर नहीं दे पाए। तो रदरफोर्ड वहां पे उलझ गए और यही प्रॉब्लम उनके मॉडल के लिए एक ड्रॉबैक बन गया। चलिए थोड़ा सा टेक्स्ट देखते हैं। द रिवोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। वो स्टेबल नहीं है। एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा तो एक्सेलरेट करेगा, ये मैंने आपको बता दिया है। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज्ड पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी। ये एनर्जी बना रखी है रेडिएट होती हुई, ठीक है। तो जो चार्ज पार्टिकल है वो एनर्जी रेडिएट करेगा। ओके, thus the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus. If this were so, the atom should be highly unstable and hence matter would not exist in the form that we know. We know that atoms are quite stable. इसका मतलब यह है, इसका तात्पर्य कहने का यह है स्टेटमेंट का कि भाई जो एटम है वो स्टेबल नहीं है इसके अकॉर्डिंग। अगर रदरफोर्ड इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है और उसका मॉडल कुछ इस तरीके की चीजें डिस्क्राइब कर रहा है तो फिर एटम स्टेबल नहीं है। पर हमें पता है कि एटम स्टेबल है, तो यह चीज गलत होगी। इस कारण रिजेक्ट हो गया रदरफोर्ड का मॉडल, बिकॉज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ओके, और प्रॉब्लम क्या थी कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट कर रहा है, अगर ऐसे ही करता रहेगा तो वो स्पाइरल ऑर्बिट फॉलो करता हुआ न्यूक्लियस में गिर जाएगा।
और ऐसे तो फिर एटम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, मैटर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। दिस वाज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, और ये स्कूल के आपके क्वेश्चंस जो भी जितने भी पेपर्स वगैरह होंगे उसमें भी खास तौर पे एक फेवरेट क्वेश्चन है कि राइट द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है बोर्स मॉडल। ये जो बोर का मॉडल था, उनने ये कहा कि भाई जो रदरफोर्ड से ही उनने पूरा जो इंस्पिरेशन थे वो रदरफोर्ड ही थे। उनने बोला कि ठीक है, हम मानते हैं कि न्यूक्लियस सेंटर में है, पर उनने बोला इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग रैंडमली, उनने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स हैव डिफरेंट ऑर्बिट्स, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। और ये ऑर्बिट नहीं, मतलब ये इमेजिनरी पाथ है। जैसे कि सोलर सिस्टम होता है ना, उनने सोलर सिस्टम के साथ एटम को लिंक किया। उनने बोला जैसे सन सेंटर में है वैसे न्यूक्लियस सेंटर में है, और जिस तरीके से प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं इस सन के चारों तरफ, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, और वो भी अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में, स्पाइरल होके बीच में नहीं गिर रहा। और बोहर ने यह भी बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वह एनर्जी रेडिएट नहीं करता, सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं ना, वो बैलेंस करते हैं और उससे इलेक्ट्रॉन बढ़िया घूम रहा है। सेंट्रीपेटल फोर्स अंदर खींचना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ पुश करना, ये बैलेंस करके उसे घुमा रहे हैं। हालांकि ये तो रदरफोर्ड ने ही बता दिया था, मगर वो इलेक्ट्रॉन रेडिएट करने वाली चीज नहीं बता पाए थे। बोहर ने बोला कोई रेडिएशन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन अपने डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमता है, और हर एक ऑर्बिट, जैसे ये एक ऑर्बिट है, फिर दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, इस तरीके से जो ये डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं एक एटम के, ये ऑर्बिट्स एक्चुअल में एनर्जी लेवल्स हैं। एटम के लिए रदरफोर्ड बोहर ने बोला कि दीज आर एक्चुअली द एनर्जी लेवल। अब इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी है वो उस हिसाब से अपने शेल में रहेगा। जिसकी एनर्जी कम है वो अंदर वाले शेल में, जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो बाहर वाले शेल में, जिसकी और ज्यादा है वो और बाहर वाले में, जिसकी और ज्यादा एनर्जी है वो और बाहर वाले शेल में। तो जो कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है वो अंदर रहेंगे, जो ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है वो बाहर रहेंगे, ऐसा बोहर ने बोला। चलिए देखते हैं। इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, नील्स बोर पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स अबाउट द मॉडल। इनने कुछ पॉइंट्स दिए नील्स बोर ने। Only certain special orbit known as discrete orbit of electrons are allowed inside the atom. Atom के अंदर वो कुछ fixed orbits होते हैं, वही present होते हैं, unnecessary का तामझाम कुछ नहीं है, ना कोई spiral है ना कुछ है। While revolving in discrete orbits, the electrons do not radiate energy, और यही पॉइंट मैंने आपको भी बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते। नेक्स्ट, these orbits और shells are called energy levels। ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन ऑर्बिट्स को, इन शेल्स को एनर्जी लेवल्स बोला जाता है, कि एक फिक्स्ड एनर्जी है एक शेल की, जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उससे मैच हो रही होगी वही वहां घूमेगा। Okay, next, these orbits or shells are represented by the letter K, L, M, N or the numbers N is equals to 1, 2, 3, 4। तो ये जो शेल दिख रहे होंगे आपको, K शेल, अंदर वाला K, फिर बाहर वाला L और बाहर वाला M और सबसे बाहर वाला N, अलग अलग शेल्स हैं। इनको हम लोगों ने 1, 2, 3, 4 नंबर भी दे दिया है। दिस इज N1, दिस इज N2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ओके, सो 1, 2, 3, 4 ये उसके नंबर्स हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आता है न्यूट्रॉन्स। हमने बता दिया बोर के मॉडल के बारे में कि न्यूक्लियस सेंटर में, ऑर्बिट्स बाहर। अब आते हैं न्यूट्रॉन्स। ठीक है, सो जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था कि न्यूट्रॉन तब आएगा जब हम बोर का मॉडल भी पढ़ लेंगे। सो न्यूट्रॉन क्या है? ये एक तीसरा पार्टिकल है। एक एटम में 3 पार्टिकल्स होते हैं। एटम के जो 3 पार्टिकल्स हैं इन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोला जाता है। द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन, द अदर वन इज प्रोटॉन, देन वी हैव न्यूट्रॉन। ओके, देन वी हैव न्यूट्रॉन। सो जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, जो प्रोटॉन है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और जो न्यूट्रॉन है इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। ओके, सो इसे हम लिखते हैं E-, इसे लिखते हैं P+, और इसे लिखते हैं N। इसका मतलब ये न्यूट्रल है, इसका नाम ही बोल रहा है कि ये न्यूट्रॉन मींस न्यूट्रल, ना इस पे पॉजिटिव है ना इस पे नेगेटिव है। इट हैज नो चार्ज, बट इस न्यूट्रॉन का मास इज इक्वल टू प्रोटॉन। हमने बोला था ना, प्रोटॉन जो होता है उसका मास को हमने 1 मान लिया था, ऐसे ही न्यूट्रॉन का मास भी 1 होता है। इलेक्ट्रॉन तो नेग्लिजिबल है मास में, इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल है। ये 3 पार्टिकल्स हैं। तो ये जो न्यूट्रॉन पार्टिकल है इसको जे चैडविक
ने डिस्कवर किया था कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके। ओके, सो इन 1932 जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड अनदर सबएटॉमिक पार्टिकल व्हिच हैड नो चार्ज एंड अ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन, जिसका मास प्रोटॉन के बराबर था। इट वॉज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन। इसको न्यूट्रॉन नाम दिया करा। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ के ये न्यूट्रॉन आपको हर एक एटम में मिलेगा। न्यूट्रॉन को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मास है किसी भी एटम का वो किसके कारण होता है? उसके प्रोटॉन और उसके न्यूट्रॉन के कारण। एक एटम है ही क्या? सेंटर में न्यूक्लियस, उसमें प्रोटॉन बैठा हुआ है, और उसी सेंटर के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी बैठा हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल है, तो एक ही चीज बचती है, वो हमारे एटम का न्यूक्लियस या एटम का न्यूक्लियस। अब ये एटम का जो न्यूक्लियस है ना, एक्चुअल में यही पूरा मास लेके बैठा हुआ है एटम का। इलेक्ट्रॉन का तो आप हटा दो, कैंसिल ही कर दो, नेग्लिजिबल। तो किसका मास बचा? न्यूक्लियस का। और न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन दोनों के कारण ही मास, जितने नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के होंगे उतना ही उसका मास होगा। समझ लो किसी एटम में 5 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन है तो उसका मास हो जाएगा 10। किसी का अगर 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन है तो उसका मास हो जाएगा 16। सीधा सीधा जितने प्रोटॉन जितने न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन का मास 1 है, न्यूट्रॉन का भी मास 1 है, 1 1 से आप काउंट करते जाओ और टोटल मास आप एटम का निकाल सकते हो। तो न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल चार्ज्ड पार्टिकल है। ओके, और एक चीज कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को साथ में, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को साथ में एक नाम दिया जाता है न्यूक्लियॉन्स। क्यों बोला जाता है इन्हें न्यूक्लियॉन्स? बिकॉज दे आर फाउंड इन द न्यूक्लियस। क्योंकि ये न्यूक्लियस में मिलते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, तो साथ में इनको न्यूक्लियस में मिलने वाले पार्टिकल्स न्यूक्लियॉन्स नाम दिया जाता है। इज इट क्लियर? चलिए, तो इसी के साथ हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी कंप्लीट होता है और पार्ट 2 के लेक्चर कंप्लीट होता है। अब मैग्नेट ब्रेन्स पे अगर आपको अपने वीडियोस ढूंढने में कोई प्रॉब्लम आ रही है यूट्यूब के चैनल पे, सो आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.magnetbrains.com पे जा सकते हैं। वहां पे आप देखेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12 दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको केमिस्ट्री के वीडियोज मिलेंगे, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा कोर्स ओपन हो जाएगा, जहां नीचे चैप्टर्स के नाम होंगे और उनके आगे लिखा होगा कि कौन से चैप्टर के कितने लेक्चर्स अपलोडेड हैं। अब आप यहां चैप्टर को क्लिक करके सीक्वेंस में प्रॉपर ऑर्डर में जितनी बार वीडियोस को देखना चाहें उतनी बार देख सकते हैं और अपने पढ़ाई कर सकते हैं। जैसी वीडियो पे आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने वीडियो ओपन होगा, प्ले करके आप अपना वीडियो देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में अवेलेबल कराते हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद आपको कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, ना ही कोई दूसरी फीस पे करनी पड़ती है, क्योंकि यहां सारी चीजें 100% फ्री हैं। सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने पीयर ग्रुप में, अपने रिलेटिव्स, अपने सिबलिंग्स के साथ, सो दैट टुगेदर वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन and keep watching Magnet Brains for part 3 of Structure of Atom. Thank you.